हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 1 जो हम कर रहे हैं उसका आज रहेगा लेक्चर नंबर 10। इन्वेंट्री पार्ट हमने शुरुआत कर दी है, प्रोडक्शन ख़त्म हो गया है। इन्वेंट्री के लिए हमने लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मीनिंग कर लिया। ठीक है, अभी आज हमें इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करनी है, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो अभी इन्वेंट्री कंट्रोल हमने कुछ देखा था लास्ट लेक्चर में। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? इन्वेंट्री जो होती है बिजनेस में काफ़ी सारी चीज़ों की, रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, इक्विपमेंट्स, फिनिश गुड्स। अब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना तो ज़रूरी है। यस ऑफ कोर्स, अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, ठीक है, कंट्रोल यानी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है, नहीं करेंगे तो क्या होगा? सही लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन नहीं रहेगा बिजनेस में, जिसकी वजह से काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं बिजनेस को। ठीक है, अभी इन्वेंट्री कंट्रोल करना यानी हम कहेंगे कि हम देखेंगे कि सही क्वालिटी का इन्वेंट्री हमारे पास है या नहीं, सही क्वांटिटी का अवेलेबल है या नहीं। अगर कम है तो हम ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, हम ओवर इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करेंगे, अंडर इन्वेंट्री नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अभी इस इन्वेंट्री कंट्रोल की बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स है जो हमें आज स्टडी करना है। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ देयर आर सेवरल टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स आर एज फॉलोज। बहुत सारी है, अभी कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो हम करने वाले हैं इस सेशन में। सबसे पहला है द ABC classification. So ABC technique is often referred to as always better control. इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे? ABC क्लासिफिकेशन को always better control. This technique advocates a selective approach to inventory control. It focuses on inventory control of those items which account for the bulk of annual usage value. हम ऐसा कहें कि हमारे बिजनेस पे बहुत सारे इन्वेंट्री पड़ी हुई है। लेट्स से हम सुपरमार्केट की बात करें, बहुत सारी चीज़ों की इन्वेंट्री है, फूड आइटम्स है, या फिर हम और प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, शैम्पू है, सोप है, प्लास्टिक कंटेनर मिल सकते हैं, बैग्स भी मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो अभी वहाँ पे क्या किया जाएगा कि अलग अलग कैटेगरी में प्रोडक्ट को देखा जाएगा कि एनुअल यूसेज वैल्यू किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, उसके अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया जाएगा इन्वेंट्री को, और फिर उसे उस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। नाउ दिस टेक्निक क्लासीफाइज इन्वेंट्रीज इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अभी यहाँ पे इन्वेंट्री को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, कैटेगरी A, B एंड C। सो सबसे पहला आने वाला है कैटेगरी A आइटम्स। कैटेगरी A आइटम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। कैटेगरी A में कौन सी चीज़ें आने वाली है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, वैसी आइटम्स आएगी। नाउ देयरफॉर टाइट कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी हम कहें कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की शॉप है, ठीक है, अभी वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसके स्पेयर पार्ट्स भी मिल रहे होते हैं, या एंड और भी अदर मिसलेनियस आइटम्स कुछ मिल रही है, तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके लिए क्या हो गई? जो उसका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो। ठीक है, तो वो आएगा कैटेगरी A। कैटेगरी B आइटम्स आर ऑफ मॉडरेट इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कैटेगरी A के जितना, लेकिन उससे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंस है। वो चीज़ें आने वाली है कैटेगरी B में। ठीक है, जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के स्पेयर पार्ट्स, उसके जो पार्ट्स मिल रहे हैं वो हो जाएंगे कैटेगरी B में। एंड वैल्यू, देयरफॉर मॉडरेट कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू A आइटम्स। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा इन्वेंट्री पे,
बहुत ज़्यादा कि सही लेवल पे इन्वेंट्री मेंटेन हो, ओवर स्टॉकिंग ना हो, अंडर स्टॉकिंग ना हो, क्वालिटी बराबर है इन्वेंट्री का, वो सारी चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा। एंड इन कैटेगरी बी की बात करें तो मॉडरेट कंट्रोल रखना है यहाँ पे, इससे थोड़ा कम। नाउ नेक्स्ट इज कैटेगरी सी आइटम्स आर ऑफ लीस्ट इम्पॉर्टेंस। लीस्ट इम्पॉर्टेंस बहुत कम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, एंड लो इन वैल्यू, देयरफॉर लीस्ट कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री मे बी रिक्वायर्ड। अभी उस मोबाइल उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर और भी एक्स्ट्रा चीज़ें भी इन्वेंट्री हो सकती है जो एम्प्लॉयज़ को रिक्वायर्ड होगी, जो हाउसकीपिंग को रिक्वायर्ड होगी, वैसी भी इन्वेंट्री हो सकती है ना। तो वो क्या हो गया, लीस्ट इम्पॉर्टेंट, उनका ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है, तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन बहुत कम ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैटेगरी ई, ए, बी एंड सी में इन्वेंट्री को डिवाइड किया एंड उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल किया जाएगा। तो कैटेगरी ए में बहुत हाईली इम्पॉर्टेंट चीज़ें आएगी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। कैटेगरी बी मॉडरेट इम्पॉर्टेंट इन्वेंट्री होगा, तो थोड़ा कंट्रोल भी कम होगा इसके कंपैरिजन में। कैटेगरी सी में एकदम लो वैल्यू, लीस्ट इम्पॉर्टेंस इन्वेंट्री होगी। नाउ द इन्वेंट्री एंड annual usage value of the three categories of item is tentatively stated as follows। ठीक है, अभी इन्वेंट्री और उसके वैल्यू को उन लोगों ने हमें बताया है। तो ए आइटम की बात करें तो मोस्टली 10% ऑफ इन्वेंट्री होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 65% ऑफ एनुअल यूसेज वैल्यू। नाउ बी आइटम्स 20% ऑफ इन्वेंट्री, मतलब जितना भी स्टॉक पड़ा है उसमें से 20% बी आइटम्स होगी और वैल्यू होगी 25%। सी आइटम्स 70%, टोटल इन्वेंट्री में से 70 सी आइटम्स होगी और उनका वैल्यू कितना होगा, 10%। ठीक है, ये उन लोगों ने हमें डिवाइड करके बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमने टेक्निक देखा इन्वेंट्री कंट्रोल का, जो था हमारा ABC क्लासिफिकेशन टेक्निक। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाई, मीडियम एंड लो क्लासिफिकेशन। हाई, मीडियम एंड लो क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, सीधा प्राइस के हिसाब से क्लासिफाई किया जाएगा प्रोडक्ट को। जैसे मोस्टली हमने देखा होगा कि हम कपड़े ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, शॉपकीपर हमें क्या पूछता है कि आपको किस रेंज में कपड़े चाहिए, प्राइस हम बताएंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो कपड़े उसने जहाँ पे भी स्टोर किए वहाँ से वो निकाल के दिखाएगा। मतलब उसने क्या किया है, हाई, मीडियम, लो के अकॉर्डिंगली उन कपड़ों को स्टोर किया है कि चलो हाई वैल्यू के गुड कपड़े हैं वो एक जगह पे, उसके बाद मीडियम वैल्यू के और उसके बाद लो वैल्यू के। तो कस्टमर जैसे ही आता है वो अगर हाई रेंज मांगता है तो वहाँ से दिखाओ, लो रेंज का पूछता है तो वहाँ से दिखाओ। ठीक है, और ऐसे ही इन्वेंट्री कंट्रोल भी हो सकता है कि चलो जो हाई प्राइस वाले गुड्स है उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो चीज़ें ख़राब हो गई तो नुकसान भी ज़्यादा होगा। मीडियम का थोड़ा कम एंड लो का उससे भी थोड़ा कम कंट्रोल किया जाएगा। सो हाई, मीडियम एंड लो क्लासिफिकेशन। नाउ इन दिस केस आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर टू बी लिस्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूनिट वैल्यू। फॉर इंस्टेंस द मैनेजर मे डिसाइड दैट items above 5000 per unit be classified as high inventory items। एग्जाम्पल यहाँ पे उन लोगों ने हमें दिया हुआ है। एक तो सबसे पहला क्या है, इन्वेंट्री कैसे लिस्ट की जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे हाई वैल्यू पहले देखा जाएगा, फिर उससे लो एंड फिर उससे लो। सो आइटम्स अबव 5000 विल बी क्लासिफाइड एज हाई इन्वेंट्री आइटम्स। उसके बाद आता है आइटम्स बिटवीन 3000 to 5000 per unit as medium inventory items, और लास्ट में आएगा आइटम्स बिलो 3000 पर यूनिट एज लो इन्वेंट्री आइटम्स।
यहाँ पे जो ये अमाउंट्स दिए गए हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं, लेकिन इस तरीके से इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन होगा कि जो सबसे हाई वैल्यू है कुछ वो डिसाइड की जाएगी, उससे ऊपर के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो हाई इन्वेंट्री रहेगा, जिससे सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखना है जिस पे। फिर उसके बाद मीडियम इन्वेंट्री की रेंज होगी एंड उसके बाद आएगा लो इन्वेंट्री आइटम, जिसका बहुत कम कंट्रोल हम रख सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हाई मीडियम लो क्लासिफिकेशन। ये हो गई हमारी दूसरी टेक्निक। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड टेक्निक की तरफ, जो है वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल क्लासिफिकेशन। Vital, essential and desirable. Now in this case, the inventory items are classified as vital, essential and desirable. In case of vital inventory items, high stock is maintained, and in case of desirable inventory items, low stock may be maintained. अभी vital मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्वेंट्री जो बिज़नेस में होना ही चाहिए, ठीक है, उसके बिना नहीं चलेगा। वाइटल तो उसका सबसे ज़्यादा स्टॉक रखना होगा। जैसे कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, कपड़े ही बन रहे हैं, लेट्स शर्ट बन रहा है, ठीक है, शर्ट प्रोडक्शन का बिज़नेस है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल कपड़ा होगा उसके लिए, जो शर्ट बनाने के लिए चाहिए। तो वाइटल उसका स्टॉक एकदम हाई मेंटेन होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा एसेंशियल, ऐसी चीज़ें जो उसके बाद का उससे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंस है उसका, वैसी चीज़ें आएंगी एसेंशियल्स में। और तीसरा आएगा डिज़ायरेबल, तो वो डिज़ायरेबल आइटम्स जो होगी उसके बहुत कम स्टॉक मेंटेन किया जाएगा, एकदम लो स्टॉक, जो बार बार ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है वैसा स्टॉक, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल आइटम्स, ठीक है, वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल क्लासिफिकेशन। ये हो गई हमारी थर्ड टेक्निक। द नेक्स्ट वन इज फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग क्लासिफिकेशन। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत फास्ट मूविंग, बहुत जल्दी सेल होती है, बहुत जल्दी बिकती है। जैसे हम कहें कि FMCG प्रोडक्ट की हम बात करें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो डेली लाइफ में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, वैसी चीज़ें बहुत जल्दी बिकती है, फास्ट मूविंग। तो फास्ट मूविंग आइटम्स आर those items which are regularly required for production। तो जैसे ही ये जल्दी सेल होती है तो उसके प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री रिक्वायर्ड होगा वो भी रेगुलरली रिक्वायर्ड होगा। अभी दूसरी बात हम करें स्लो मूविंग आइटम। स्लो मूविंग यानी कि एकदम रेगुलरली कस्टमर्स बहुत जल्दी जल्दी नहीं लेते। जैसे हम कहें टेलीविज़न है, फ्रिज है, AC है, क्या हम रोज़ रोज़ ख़रीदते हैं? नहीं, थोड़ा स्लो मूविंग है, ठीक है, स्लो मूविंग। तो उनका रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री भी वैसे ही रिक्वायर्ड होगा। ये स्लो मूविंग आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर रिक्वायर्ड ओकेजनली, ठीक है। एंड थर्ड आता है नॉन मूविंग आइटम्स। नॉन मूविंग यानी कि जो नहीं बिकती ज़्यादातर, आर दोज आइटम्स विच आर रेयरली रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी कि अभी हम जैसे कोई शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट का ही जो हम एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे थे वही करेंगे। तो फास्ट मूविंग गुड्स भी वहाँ पे होते, फास्ट मूविंग चीज़ें बहुत जल्दी बिकती है, कस्टमर्स लेते ही जाते हैं, फास्ट मूविंग। स्लो मूविंग की बात करें तो वहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिकते हैं कुछ, तो वो फास्ट मूविंग के हिसाब से थोड़ा कम बिकेंगे, ठीक है। तो उनका कंट्रोल उस तरीके से होगा। एंड थर्ड आएगा नॉन मूविंग आइटम्स। कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि जो जिनकी अभी फैशन चली गई है,
ठीक है, कस्टमर्स नहीं लेना चाहते तो वो बन जाएगा नॉन मूविंग आइटम्स। तो उस सुपरमार्केट में फिर इन्वेंट्री का कंट्रोल उसी तरीके से होगा, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग का अलग अलग से किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग क्लासिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, MRP। अभी मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की बात करें तो बिजनेस का जो प्रोडक्शन चलता है कि तो उसके लिए एक उसके जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं उसमें एक तरीके से एक सिस्टम डेवलप किया गया है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अगर उसके अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री मेंटेन किया जाए, इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाए तो प्रोडक्शन बहुत सही से स्मूथली चलते रहता है। नाउ अंडर दिस टेक्निक, इट इज़ अ प्लानिंग टेक्निक फॉर ऑर्डरिंग and the use of materials at various level of production। ठीक है, ये टेक्निक क्यों यूज़ होती है? प्लानिंग टेक्निक है फॉर ऑर्डरिंग एंड यूज़ ऑफ मटेरियल। मटेरियल किस तरीके से यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन में, एंड दूसरा ऑर्डर जो किया जाएगा। ठीक है, अभी ऑर्डर एवरी डे तो नहीं होता रहेगा। ठीक है, तो ऑर्डर किन तरीके से करना है उन चीज़ों के लिए टेक्निक डेवलप हुई है। नाउ MRP ऑल्सो हेल्प्स to monitor the level of inventory. Therefore, it is a technique of both ordering and scheduling of material and material of inventory control। अभी ये चीज़ ऑर्डरिंग के लिए भी है और इन्वेंट्री शेड्यूलिंग के लिए भी है। ऑर्डरिंग यानी कि हम ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि चलो हमें पर मंथ 1000 क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है रॉ मटेरियल की। ठीक है, तो अभी और शेड्यूलिंग भी किया जाएगा कि कितने कितने टाइम पे प्रोडक्शन में मटेरियल जा रहा है, तो वो शेड्यूलिंग होगा। एंड दूसरा ऑर्डरिंग कि चलो अभी एट द एंड ऑफ द मंथ स्टॉक ख़त्म होने आया है तो रीऑर्डर करना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये टेक्निक्स यूज़ होगी। नाउ अंडर MRP द फर्म फाइंड्स आउट द नेट रिक्वायरमेंट ऑफ मटीरियल्स एंड देन प्लेसेस द ऑर्डर विद द राइट सप्लायर। अभी अंडर MRP क्या हो रहा है? नेट रिक्वायरमेंट फाइंड आउट की जा रही है। व्हाट इज़ नेट रिक्वायरमेंट? कि चलो प्रोडक्शन में हमने कहा 1000 यूनिट रिक्वायर्ड है रॉ मटेरियल के, तो अभी 1000 रिक्वायर्ड है लेकिन हमारे पास कितने पड़े हैं ऑलरेडी? चलो 200 पड़े हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास हमें कितने रिक्वायर्ड है? 800। तो क्या हो गया? नेट रिक्वायरमेंट हमने फाइंड आउट की। नाउ मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल एज देयर मे बी डिलेज ऑन द पार्ट ऑफ द सप्लायर। मॉनिटरिंग करते रहना है, मतलब कि हमने जो ऑर्डर किया है वो सही से रिसीव हुआ है या नहीं, सही क्वालिटी का है या नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करना है। नाउ एन MRP सिस्टम इज इंटेंडेड टू अचीव 3 ऑब्जेक्टिव्स। अभी इस MRP के 3 ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन से होंगे? सबसे पहला है इंश्योर मटेरियल्स आर अवेलेबल, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि यहाँ पे शेड्यूलिंग पार्ट भी होता है रॉ मटेरियल का। सो इंश्योर मटेरियल्स आर अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर डिलीवरी टू कस्टमर्स। ये चीज़ इसमें देखी जाएगी, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है या नहीं, एंड दूसरा फिनिश गुड्स कस्टमर के लिए अवेलेबल है या नहीं, पहली चीज़। सेकेंड इज मेंटेन लोवेस्ट पॉसिबल लेवल्स इन द स्टॉक। लोवेस्ट पॉसिबल लेवल इन द स्टॉक मेंटेन रखना है, यानी कि ओवर स्टॉकिंग नहीं करना है जिससे हमारा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो जाए। ओवर स्टॉकिंग नहीं करना है, लोवेस्ट स्टॉक हम रखेंगे, उसकी वजह से क्या होगा? हमारा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा, प्रोडक्शन भी अटक नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है बहुत कम स्टॉक रखा तो प्रोडक्शन अटक गया, नहीं। लोवेस्ट लेवल इन स्टॉक रखना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव, प्लान मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, डिलीवरी शेड्यूल, परचेजिंग एक्टिविटीज़। ये हो जाएगा हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव। प्लान करना है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, डिलीवरी शेड्यूल, कस्टमर को जो गुड्स पहुंचाना है, एंड परचेजिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये हो गया
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MRP, ठीक है, MRP टेक्निक के. नाउ इट इंक्लूड्स 3 components to determine inventory for the purpose of scheduling and ordering of material. 3 components क्या क्या रहेंगे MRP के, मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. सबसे पहला रहेगा मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल. प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना होगा. इन्वेंट्री स्टेटस फाइल, इन्वेंट्री का स्टेटस अपडेट होगा. बिल ऑफ मटीरियल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इन्वेंट्री फॉर द पर्पज़ ऑफ शेड्यूलिंग एंड ऑर्डरिंग. बिल ऑफ मटीरियल यानी जहाँ पे मटीरियल की सारी, रॉ मटीरियल की सारी डिटेल्स मेंटेन की जाएगी, तो बिल ऑफ मटीरियल बनाया जाएगा. ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स हो गए MRP के. तो ये एक हमने टेक्निक देख लिया इन्वेंट्री कंट्रोल का. सो नाउ नेक्स्ट इज जस्ट इन टाइम टेक्निक. जस्ट इन टाइम टेक्निक, अभी ये टेक्निक कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट थिंकिंग से बनाया गया है. अभी हम नॉर्मली क्या करते हैं, प्रोडक्शन के लिए कुछ इन्वेंट्री हमारे पास ऑलरेडी रखते हैं जितना रिक्वायर्ड है, कि चलो प्रोडक्शन करने के लिए अवेलेबल होता रहे हमारे खुद के पास से ही, हमारे ही वेयर हाउस से वो रॉ मटेरियल जाता रहे. लेकिन अभी जस्ट इन टाइम में क्या है, स्टॉक हम हमारे वेयर हाउस में रखेंगे ही नहीं. जब भी स्टॉक रिक्वायर्ड है हम उसी टाइम सप्लायर से ले लेंगे. ठीक है, उसी टाइम हम सप्लायर से ले लेंगे. यानी कि हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, ऐसे सप्लायर सिलेक्ट करेंगे कि जब जब हमें प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर हो, सीधा हम सप्लायर के पास से लेके आ सके. हम हमारे वेयर हाउस में लाके स्टोर नहीं करेंगे. अब ऐसा हम क्यों नहीं करने वाले, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कि हम जो वेयर हाउस में गुड्स रख रहे थे उसे मेंटेन कर रहे थे, तो वहाँ पे जो खर्चा हो रहा था वो सारा खर्चा हमारा बच जाएगा. तो इस टेक्निक को हम कहेंगे जस्ट इन टाइम टेक्निक. नाउ द जस्ट इन टाइम टेक्निक is also referred as zero inventory production system. In this case, firm holds almost no inventory at any stage of production. ठीक है, बिजनेस कोई इन्वेंट्री रखेगा ही नहीं. The exact required amount of inventory is purchased or organized as and when required at each stage of production. जब भी प्रोडक्शन के लिए हमें स्टॉक चाहिए, हम सीधा सप्लायर से ही ले लेंगे, खरीद लेंगे या अरेंज कर लेंगे. जनरली देर आर लिमिटेड और नो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर इन्वेंट्री. द फर्म मेंटेन स्पेशल टाई अप with the supplier, that is suppliers are provided with special incentives to supply material just in time as needed for protection. अब यहाँ पे just in time कब पॉसिबल है, जब सप्लायर के साथ स्पेशल टाई अप किया गया है तभी हो सकता है. ठीक है, सप्लायर के साथ हमारे अरेंजमेंट नहीं है सही से, तो हम जस्ट इन टाइम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि जब चाहिए प्रोडक्शन के लिए तब फिर स्टॉक अवेलेबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो स्पेशल टाई अप होना ज़रूरी है. और ये जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, हमारे वेयर हाउस का जो हम पैसा बचा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सप्लायर को हमें कुछ इंसेंटिव्स देना पड़ेगा, तब जाके वो फैसिलिटी हमें मिल पाएगी. ठीक है, तो ये टेक्निक हो गई जस्ट इन टाइम टेक्निक. नाउ नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम मिनिमम सिस्टम. मैक्सिमम मिनिमम सिस्टम, अब यहाँ पे क्या होगा, दिस टेक्निक इज यूज्ड इन केस ऑफ मैनुअल इन्वेंट्री सिस्टम. द मैनेजर डिसाइड्स मिनिमम इन्वेंट्री प्लस द ऑप्टिमम लॉट साइज. जहाँ पे मैन्युअली इन्वेंट्री मेंटेन हो रहा है, मैनुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे ये फॉलो किया जाएगा मैक्सिमम मिनिमम सिस्टम. यानी कि सबसे पहले तो मिनिमम देखना है कि हमें मिनिमम इन्वेंट्री कितना होना चाहिए हमारे पास अवेलेबल. जैसे हम कहें कि मिनिमम 10,000 क्वांटिटी तो हमारे पास होना ही चाहिए. एक मिनिमम हमने डिसाइड कर लिया कि 10,000 पे हमारा इन्वेंट्री पहुंच जाए, उस समय हम वापस से ऑर्डर कर देंगे.
ठीक है, अभी वो ऑर्डर करने का हम ऑप्टिमम लॉट साइज डिसाइड कर लेंगे कि चलो हम 10,000 क्वांटिटी पे आ गए हैं, वहाँ तक हमारा स्टॉक आ गया है, तो अभी हम दूसरा 15,000 हमें मंगवा के रखना होगा। तो कितना हो गया, 25,000 अवेलेबल हो गया यूनिट्स। प्रोडक्शन हम चालू करेंगे वापस से, ठीक है, वापस से फिर इन्वेंट्री 10,000 यूनिट पे आ गया, यानी कि हम मिनिमम लेवल पे आ गए, तो फिर से हम वो 15,000 सीधा ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मिनिमम डिसाइड कर लेना है लेवल, और फिर हम कितना ऑर्डर करेंगे वो ऑप्टिमम लॉट साइज़ हमने डिसाइड कर लेना है, तो वही साइज़ हम मंगवाते रहेंगे। कि ये हो गया मैक्सिमम मिनिमम। अभी मैपिक्स का जो हम बात करें, इट स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग एंड प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, पूरा हम कहेंगे मैपिक्स का फुल फॉर्म है। नाउ इट इज़ अ सॉफ्टवेयर program that was developed by IBM in April 2005. Mapix was acquired by Infern. ठीक है, ये एक सिस्टम डेवलप किया गया था खास करके इन्वेंट्री के लिए ही, और भी चीज़ें इसमें आती है, मैन्युफैक्चरिंग आएगा, अकाउंटिंग आएगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, अब ये बनाया था किसने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ने इसने बनाया था। उसके बाद मैपिक्स को अक्वायर कर लिया इन्फर्न ने। नाउ मैपिक्स प्रोवाइड्स बेस्ट इन क्लास सॉफ्टवेयर that addresses the essential challenges faced by manufacturers and distributors in key areas such as enterprise resource planning, supply chain management, customer relationship management, performance management and much more। देखिए, मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बनाते हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इनको काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे थे। किन चीज़ों में, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो भी बिज़नेस में रिसोर्सेस यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स जो हम की बात करें, हम जो परचेज़ करते हैं वहाँ पे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इश्यूज़ थे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। तो ये सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। नाउ दिस सॉफ्टवेयर solutions are built around the business process of manufacturing from design, planning and production to sales, delivery and aftermarket service and support। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, सॉल्यूशन लाया गया, इन सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका बिजनेस प्रोसेसेस डेवलप किए गए। ठीक है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन टू सेल, डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर मार्केट सर्विस, इन सारी चीज़ों के लिए प्रोसेसेस डेवलप किए गए। तो अभी इस सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स क्या क्या है, फ़ायदे क्या क्या है, तो इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आ रहा है तो ऑफकोर्स ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा बिजनेस का। इम्प्रूव्स फैक्ट्री थ्रूपुट, रिड्यूसेस इन्वेंट्री लेवल, ओवर इन्वेंट्री नहीं होगा। लोअर स्क्रैप एंड वेस्टेज, सही से इन्वेंट्री मैनेज हो रहा है तो वेस्टेज कम होने वाला है। नेक्स्ट इज बेटर इक्विपमेंट अप टाइम, रिड्यूसेस इक्विपमेंट डाउन टाइम। इक्विपमेंट जो ब्रेक डाउन हो जाता है, प्रोडक्शन अटक जाता है, वो नहीं होगा। ग्रेटर ऑन टाइम डिलीवरीज परफॉर्मेंस, कस्टमर को ऑन टाइम गुड्स मिलेंगे। फास्टर पेमेंट ऑफ रिसीवेबल टू सप्लायर्स, ठीक है, सप्लायर्स को ऑन टाइम पेमेंट होंगे, वो सारी चीज़ें, यानी कि सप्लायर हमने जो देखा आगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इशू आ रहे थे तो वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। फास्टर पेमेंट ऑफ रिसीवेबल टू सप्लायर होगा। तो ये सारे ही फ़ायदे हैं इस सिस्टम के, मैपिक्स के। नाउ नेक्स्ट टेक्निक आ रहा है कार्डेक्स सिस्टम। कार्डेक्स सिस्टम, अभी यहाँ पे क्या करना है, इन दिस सिस्टम कार्ड्स आर vertically arranged in a tray and kept in cabinets। क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्ड्स रखे जा रहे हैं, वर्टिकली अरेंज किए जा रहे हैं, इन अ ट्रे, kept in a cabinet। अभी क्या होगा इस कार्ड्स के ज़रिए, एंट्रीज इन दिस कार्ड्स मे बी डन मैन्युअली। मैन्युअली इस कार्ड में एंट्री की जाएगी स्टॉक से रिलेटेड।
However, nowadays computers are taking over the place of manual posting. ये सभी चेंजेस तो होने ही है हर चीज़ में डे टू डे। तो यहाँ पे भी क्या चेंज आया है, जो मैन्युअली एंट्री हो रही थी कार्ड में अभी कैसी होगी, कंप्यूटराइज हो गया। नाउ द स्टॉक कंट्रोल कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, साइज एंड कलर। नाउ कार्ड्स इंडिकेट द पोजीशन ऑफ स्टॉक। ये कार्ड्स क्या बताएंगे, स्टॉक की पोजीशन बताएंगे। जितने भी स्टॉक है हमारे पास, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट है, स्पेयर पार्ट्स है, सबकी ही पोजीशन यानी कि स्टेटस दिखाएंगे। नाउ स्टॉक ऑफ आइटम्स ऑर्डर्ड, स्टॉक ऑफ आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स, स्टॉक ऑफ आइटम्स इश्यूड, बैलेंस ऑफ स्टॉक। इन कार्ड के ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि कितना हमने स्टॉक ऑर्डर किया हुआ है, उसमें से रिसीव कितना हुआ सप्लायर के पास से, ठीक है, और हमने कितना प्रोडक्शन में इश्यू कर दिया, दे दिया प्रोडक्शन के लिए, तो अभी हमारे पास बैलेंस कितना है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है कार्डेक्स सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टेक्निक। ये भी एक इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है जिसके ज़रिए हम ओवर इन्वेंट्री भी नहीं करेंगे और अंडर इन्वेंट्री भी नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ ऑल्सो नोन एज रीऑर्डर क्वांटिटी। अभी यहाँ पे क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा कि कौन से लेवल पे इन्वेंट्री रीऑर्डर करना है। अभी इन्वेंट्री के लिए एक बात तो ये है कि हम जो परचेज़ करते हैं वो कॉस्ट लगती है। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, वहाँ पे हम परचेज़ करेंगे, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, ठीक है, वो सारी कॉस्ट आएगी ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट। दूसरा आता है स्टॉक आने के बाद जो हमारी कॉस्ट लगती है, इन्वेंट्री को हम स्टोर करके रखते हैं, उसे मेंटेन रखते हैं, तो वो सारे हमारे खर्चे हो जाते हैं। तो अभी इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख के एक लेवल डिसाइड करना है कि कब हम स्टॉक को रीऑर्डर करेंगे। ठीक है, उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हमारा परचेजिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होगा एंड हमारा जो मेंटेनिंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा नहीं होगा। Now, a certain fixed quantity of material is ordered as and when the stock of inventory reaches the reorder point। जैसे आगे वो मैक्सिमम मिनिमम वाले में हमने एक एग्जांपल देखा था कि वहाँ पे ऐसा हमने डिसाइड किया था कि 10,000 यूनिट पे जब हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक पहुँच जाएगा तो हम वापस से ऑर्डर कर देंगे, 15,000 हम फिर से ऑर्डर कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रीऑर्डर पॉइंट एक हमने डिसाइड कर लिया कि 10,000 पे यूनिट पे हम पहुंच रहे हैं तो हम दूसरा 15,000 मंगवा लेंगे। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे रीऑर्डर पॉइंट। नाउ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ द ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री दैट मिनिमाइजेस टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। Two most important categories of inventory cost are ordering cost and holding cost, that is carrying cost। इन्वेंट्री के दो तरह के इम्पॉर्टेंट कॉस्ट रहते हैं। एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री मंगवाने के खर्चे, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा आता है होल्डिंग कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट, हमें इन्वेंट्री को संभाल के रखने के कितने खर्चे हैं, दैट इज़ कैरिंग कॉस्ट। Now ordering costs that are incurred on obtaining additional inventories. They include cost incurred on communicating the order, transportation, etc. Holding costs are costs which are incurred on holding inventory in hand. They include opportunity cost of money held in inventory, storage cost, spoilage cost, etc. Now ordering cost and holding cost are contrary to each other। ये दोनों ही अपोजिट है, कॉन्ट्रैरी है, होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग। कैसे? जब हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट हम बढ़ा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट को हम, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट आर कॉन्ट्रैरी टू ईच अदर। लो ऑर्डरिंग कॉस्ट, लार्ज ऑर्डर एट अ टाइम विल इंक्रीज होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक साथ में बल्क ऑर्डर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कम कर रहे हैं।
ठीक है, जो भी हमारा ऑर्डर करने का खर्चा था, ट्रांसपोर्टेशन का था, हो हम कम कर रहे हैं, तो होल्डिंग कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा स्टॉक हमें वेयर हाउस में रखना पड़ेगा संभाल के, वो कॉस्ट बढ़ गया। एंड लो होल्डिंग कॉस्ट, कम स्टॉक हमें रखना है, तो फिर क्या होगा, बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा। तो लो होल्डिंग कॉस्ट, लो इन्वेंट्री इन स्टोरेज विल इंक्रीज ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेवरल स्मॉल ऑर्डर्स फॉर इन्वेंट्री एट अ डिफरेंट इंटरवल्स। हम ऐसा चाहते हैं बिजनेस में हमें ज़्यादा गुड्स नहीं रखना है, तो फिर बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक साथ में ऑर्डर कर देना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बचाना है, तो फिर होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों ही कॉस्ट कॉन्ट्रैरी है। Therefore, EOQ attempts to strike a balance between ordering cost and holding cost by ordering and holding optimal quality of inventory that is most economical to the firm. अभी इन दोनों के ही बीच का बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे हम, ऐसा एक पॉइंट डिसाइड करेंगे, ऐसी क्वांटिटी हम डिसाइड करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जहाँ पे ये दोनों ही कॉस्ट हमारी मैनेज हो जाए, ठीक है, हमारे ओवरऑल कॉस्ट बढ़ ना जाए, तो उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टेक्निक के। चलिए, तो ये हमारा लास्ट टेक्निक था जो हमने पढ़ा यहाँ पे। सो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट एक टॉपिक है छोटा सा जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी उसी के साथ करेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।